इन दिनों एलपीजी सिलेंडर को लेकर के मारामारी देखने को मिल रही है। कहीं गैस एजेंसियों के बाहर खाली एलपीजी सिलेंडरों के साथ लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। कहीं रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं तो कहीं लोग अपने आखिरी सिलेंडर को बचा करके इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस सिलेंडर या तो मिल नहीं रहे हैं और अगर मिल भी रहे हैं तो आम कीमतों से बहुत ज्यादा दामों पर। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियोज काफी वायरल हो रहे हैं। वजह हम सबको पता है कि इन दिनों पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत हो रही है और इस संकट की वजह है मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में चल रहा ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध, जिसका असर पूरे विश्व पर गहराई से दिखाई देने लगा है। दरअसल खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के ऊर्जा व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, लेकिन इस जंग की वजह से यहाँ से गुजरने वाले तेल और गैस टैंकर रुक गए हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई प्रभावित हो रही है। बता दें कि भारत जैसे देशों के लिए यह और भी चिंता की बात है, क्योंकि हम तकरीबन 60% एलपीजी आयात पर निर्भर हैं और इस आयात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। नमस्कार, द हिंदी टॉप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आलमदारी, जिसे लिखा है हमारी सहयोगी सुंबुल काजी ने। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर कैसे हजारों किलोमीटर दूर चल रहा युद्ध दुनिया के सुदूर कोने की एक घर की रसोई को प्रभावित कर रहा है। बात करेंगे उस गैस या एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के इतिहास की, जिस पर आज तकरीबन तमाम दुनिया की रसोई डिपेंड है, और जानेंगे कि भारत में एलपीजी की शुरुआत कैसे हुई। इसके साथ ये भी जानेंगे कि ऑयल रिजर्व कहां है और इस युद्ध के भारत पर असर को भी समझेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस और ज्योग्राफी को भी आपको बताएंगे। दरअसल आज जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में है क्या। बता दें कि एलपीजी पेट्रोलियम रिफाइनिंग और नेचुरल गैस से मिलने वाली ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होती है, जिसका इस्तेमाल खाना पकाने, हीटिंग और ईंधन वगैरह जैसे कई कामों में किया जाता है। अब जरा ब्यूटेन और प्रोपेन गैसेज को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या हैं और कैसे काम करती हैं और क्यों एक अच्छा फ्यूल सोर्सेज मानी जाती हैं। ये दोनों गैसेज कम कार्बन वाली बहुत कुशल रंगहीन फ्यूल हैं। हालांकि दोनों तरह की गैसें अप्लायंसेज को एक ही तरह से पावर दे सकती हैं, लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से स्टोर और एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन के बीच मेन डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट है। दरअसल प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से कम होता है, जो कि -45 डिग्री सेल्सियस से -42 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इसका इस्तेमाल कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों तरह के कामों के लिए किया जाता है। वहीं ब्यूटेन की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जो कि -2 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ब्यूटेन का इस्तेमाल ज़्यादातर आपको बता दें कि घरों के अंदर या छोटे पैमाने पर बाहर इस्तेमाल के लिए किया जाता है, जैसे कैपिंग के लिए। अब इनकी सेफ्टी की भी बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा सुरक्षित है, ब्यूटेन या प्रोपेन। तो प्रोपेन में यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है और इसका मतलब है कि यूजर्स को इसके इस्तेमाल के दौरान थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जबकि ब्यूटेन को जलने के कम रिस्क की वजह से ज़्यादा सेफ ऑप्शन माना जाता है। ब्यूटेन इतनी आसानी से नहीं जलता है और कम थर्मल एनर्जी देता है। इसका मतलब है कि इसे ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना सुरक्षित है और जलने का कम खतरा भी है। हालांकि प्रोपेन अपने बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट की वजह से कम तापमान को झेल सकता है और बहुत ठंडे मौसम में भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल के लिए सही रहता है। इसी वजह से यह सभी मौसम में आसानी से जल जाता है। कुल मिलाकर इन दोनों गैसों का फायदेमंद या नुकसानदेह होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे और किस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्बन एमिशन के मामले में भी बात करें तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों ही साफ सुथरे तरीके से जलते हैं, जिससे दोनों ही तेल जैसे दूसरे फ्यूल्स के कंपैरिजन में हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं। अब चलिए वापस आते हैं अपनी एलपीजी की कहानी पर। पहले एलपीजी की कहानी को समझते हैं, फिर जानेंगे कि कैसे रसोई घर की एक मामूली सी समझे जाने वाली गैस आज वैश्विक राजनीति की दशा और दिशा तय कर रही है। सब कुछ आगे समझेंगे। तो एलपीजी की कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत से। इन दिनों अमेरिका में पेट्रोल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही साथ एक अजीब समस्या सामने आ रही थी। दरअसल जब पेट्रोल को टैंकों में रखा जाता तो कुछ समय बाद उसका कुछ हिस्सा गायब हो जाता, मानो पेट्रोल उड़ करके गायब हो रहा हो। पर असल में ऐसा ही हो रहा था। पेट्रोल से कुछ हल्की गैसें उड़ करके हवा में चली जाती थी
इसे देखते हुए 1910 में एक वैज्ञानिक जो एक अमेरिकी रासायनिज्ञ थे को यह रहस्य सुलझाने का काम सौंपा गया। इस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर वॉल्टर ओ स्नेलिंग। डॉक्टर स्नेलिंग ने प्रयोग शुरू किए। उन्होंने पेट्रोल से निकलने वाली गैसों को इकट्ठा किया और रिसर्च शुरू कर दी। इस रिसर्च से जो परिणाम मिले वो चौंकाने वाले थे। डॉक्टर स्नेलिंग ने पाया कि पेट्रोल से निकलने वाली गैसों में मुख्य रूप से दो गैसें थीं, प्रोपेन और ब्यूटेन। और इन दोनों गैसों की एक खास विशेषता थी, वो ये कि अगर इन्हें दबाव में रखा जाए तो ये तरल बन जाती थी, और जैसे ही दबाव कम होता तो ये फिर से गैस बन जाती। ऐसे में यहीं से जन्म हुआ एक नए ईंधन का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। अब समस्या ये थी कि इस गैस को सुरक्षित रखा कैसे जाए। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने स्टील के मजबूत कंटेनर बनाए जिनमें गैस को दबाव के साथ भर दिया गया, और यही थे दुनिया के पहले एलपीजी सिलेंडर। लेकिन दिल्ली अभी दूर थी, मतलब इनकी पहुंच से आपकी और हमारी रसोई तक का रास्ता अभी भी दूर था, क्योंकि शुरुआत में इनका इस्तेमाल घरों में नहीं होता था, बल्कि फैक्ट्रियों, औद्योगिक भट्टियों, लाइटिंग सिस्टम में इनका इस्तेमाल किया जाता था। फिर आया 1920 से 30 का दशक, जो एक नया विचार, नई क्रांति लाया। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर यह गैस फैक्ट्री चला सकती है तो घर की रसोई क्यों नहीं, और इसी के बाद पहली बार शुरुआत हुई घरों में एलपीजी सिलेंडर की। इससे खाना जल्दी बनने लगा। लकड़ी या कोयले की तरह धुआं नहीं होता था, ये लकड़ी या कोयले से ज़्यादा साफ था। देखते ही देखते सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो एलपीजी का इस्तेमाल तेजी से फैलने लगा। 1950 आते आते यह अमेरिका और यूरोप के लाखों घरों में पहुंच चुका था। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एलपीजी असल में दो गैसों का मिक्सचर होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसे दो तरीके से बनाया जाता है, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करके और प्राकृतिक गैस की प्रोसेसिंग करके। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एलपीजी खुद में एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये गंधहीन कैसे हुई, जबकि इसमें से तो तेज बदबू आती है। तो इसका भी जवाब है। दरअसल इसके लिए इसमें जानबूझकर एक केमिकल मिलाया जाता है। इथाइल मरकेप्टन एक कलरलेस, हाईली फ्लेमेबल और वोलेटाइल ऑर्गेनोसल्फर लिक्विड है, जो अपनी तेज, सड़ी हुई और खराब गंध के लिए जाना जाता है। इसे प्राइमरली बिना गंध वाली एलपीजी और नेचुरल गैस में एक सेफ्टी वार्निंग एजेंट के तौर पर मिलाया जाता है, ताकि एलपीजी के लीक होने पर इसे आसानी से महसूस किया जा सके और किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। अगर इसे सांस के जरिए अंदर लिया जाए तो यह जहरीली होती है, सांस लेने में जलन पैदा करती है और लीवर, किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब समझ गए होंगे आप कि यही वो तेज बदबू है जो एलपीजी के लीक होने पर हमें महसूस होती है। एक एलपीजी सिलेंडर में कौन कौन सी गैसेज होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, इसमें बदबू कहाँ से आती है, ये कितनी सेफ होती है, जैसी तमाम बातें हम जान चुके हैं। चलिए अब जानते हैं इस सिलेंडर के अंदर के रहस्य को। दरअसल एक एलपीजी सिलेंडर पूरी तरह गैस से भरा नहीं होता है। उसमें लगभग 80 से 85% तरल गैस होती है, जबकि बाकी खाली जगह रहती है। जब चूल्हा जलता है तो तरल गैस धीरे धीरे गैस में बदलती है और बर्नर तक पहुंचती है, और यही प्रक्रिया सिलेंडर खत्म होने तक चलती रहती है। यानी गैस जलती रहती है, खाना पकता रहता है। अब कहानी का रुख करते हैं भारत की तरफ कि भारत में एलपीजी कब और कैसे आई। भारत में एलपीजी के सफर की शुरुआत होती है साल 1955 में, जब कुकिंग के लिए पाइप्ड या बॉटल्ड एलपीजी का ऑफिशियल लॉन्च हुआ। भारत पेट्रोलियम की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 1955 में बर्मा शेल नाम की कंपनी ने भारत में पहली बार एलपीजी की शुरुआत की। आगे चल करके यही बर्मा शेल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना। तब कंपनी ने इसे बरसाने ब्रांड नाम से लॉन्च किया था और ये महाराष्ट्र और गुजरात में अवेलेबल था। लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ अमीर परिवारों तक सीमित था। धीरे धीरे सफर आगे बढ़ा और लोगों तक बड़े पैमाने पर इसे पहुंचाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी ने बड़ी भूमिका निभाई। इंडियन ऑयल ने 1965 में एलपीजी कनेक्शन के लिए इंडियन ब्रांड लॉन्च किया। इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पहला इंडियन एलपीजी कनेक्शन 22 अक्टूबर 1965 को कोलकाता में जारी किया गया था। 1965 में लगभग 2000 के कंज्यूमर बेस के साथ एक छोटी सी पहल से शुरू हुआ ये सफर आज एक सुपर ब्रांड है। आगे चल करके साल 2016 में सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए करोड़ों गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए, जिसने दूर दराज के गांवों में भी साफ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ाया। आज देखें तो भारत में कई जगहों पर हालांकि पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन भी अवेलेबल है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर्स आज भी एक बड़े तबके की रसोई को चलाते हैं। आपने और हमने भी अपने घरों में इसे देखा होगा। जब खाना पकाते वक्त
कई बार अचानक सिलेंडर खत्म हो जाता है तो मम्मी कैसे परेशान हो जाती थी, तो पापा फौरन सिलेंडर बदलने के लिए दौड़ते थे। खैर, एलपीजी ने दुनिया भर के साथ साथ भारतीय रसोई में भी एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने खाना पकाने को धुएं और झंझट के काम से बाहर निकाल करके लोगों के शौक में तब्दील कर दिया। क्योंकि अब चूल्हा जलाना चुटकियों का काम हो गया था और कुकिंग मॉडर्न हो गई थी। अब तक लकड़ी, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन, गोबर के उपलों और कोयले का इस्तेमाल करके ही खाना बनाने का चलन था, जो एक बेहद झंझट भरा काम होता था। गोबर के उपले वही जो गोबर का इस्तेमाल करके गोल गोल बनाए जाते हैं, जो आपने और हमने अपनी दादी नानी को मिट्टी के चूल्हे में इस्तेमाल करते देखा भी होगा। लेकिन एलपीजी एक साफ और एफिशिएंट कुकिंग फ्यूल था। एलपीजी स्टोव से खाना कम समय में बन जाता, बर्तन और दीवारें काली नहीं पड़ती, रसोई साफ रहती, चूल्हा जलाने में भी समय नहीं लगता और सबसे बड़ी बात, इससे सांस लेने और आंखों में भी परेशानी नहीं होती थी। मतलब सेहत के लिए भी बढ़िया ऑप्शन था। साथ ही इसका एक और बड़ा फायदा मिला महिलाओं को, क्योंकि चूल्हा चौका अभी तक ज्यादातर महिलाओं की ही जिम्मेदारी माना जाता था। तो इससे महिलाओं के समय की काफी बचत होने लगी, जिससे उन्हें बाहरी दुनिया को देखने समझने का ज्यादा मौका मिलने लगा और वे अपने इस समय को और बेहतरीन कामों में लगाने के लिए खुद को आजाद महसूस करने लगी। ऐसे में एलपीजी बहुत तेजी से हर रसोई की पसंद और जरूरत दोनों बनने लगा। वहीं 1970 के दशक में भारत सरकार ने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसके बाद 3 कंपनियां बनी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इन्हीं कंपनियों ने एलपीजी को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। बता दें कि भारत इस रसोई गैस के एक बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर रहता है। हालांकि हम इसे बनाते भी हैं, लेकिन तकरीबन 60% तक गैस की जरूरत हम आयात से पूरी करते हैं, जबकि लगभग 40% गैस देश में ही तैयार की जाती है। हम अपनी कुल रसोई गैस आयात का 70% तक हिस्सा खाड़ी देशों कतर, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से पूरी करते हैं, जिसमें कतर से लगभग 34%, यूएई से 26% और सऊदी अरब से तकरीबन 8% हिस्सा होता है। जबकि बचा हुआ 30% आयात का हिस्सा अमेरिका, अल्जीरिया और नाइजीरिया से पूरा किया जाता है। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने एलपीजी की अपनी घरेलू जरूरत का लगभग 66% हिस्सा इंपोर्ट से पूरा किया। भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का तकरीबन 90% हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों से पूरा करता है। 2025 में भारत ने यूएई से 40%, जबकि कतर से लगभग 22% इंपोर्ट किया। वहीं वर्तमान में भारत में असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई और कृष्णा गोदावरी बेसिन से कच्चा तेल निकाला जाता है। इसके अलावा भारत ने रिफाइन किए गए कच्चे तेल का भी बड़ा भंडार तैयार किया है, जो विशाखापट्टनम और मंगलौर में है। हालांकि उड़ीसा और राजस्थान में भी ऑयल रिजर्व बनाए जा रहे हैं। चलिए अब फिर से अपनी वर्तमान दुनिया पर लौटते हैं, यानी 2026 में। दुनिया के एक कोने में युद्ध चल रहा है, लेकिन असर पड़ रहा है दुनिया के दूसरे कोने की रसोई पर। मध्य पूर्व के युद्ध ने ऊर्जा सप्लाई को झटका दिया है। क्यों? क्योंकि दुनिया के बड़े तेल और गैस निर्यातक इसी क्षेत्र में हैं। हमने आपको बताया भी कि भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरत का लगभग 60% हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से ही आयात करता है। पूरी दुनिया की ज्यादातर ऊर्जा सप्लाई जहाजों के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के गुजरती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझें तो ये एक संकरा समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गैस व्यापार इसी रास्ते के जरिए होता है। अब समझिए असली समस्या को। जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है तो सबसे ज्यादा खतरा इसी रास्ते पर पैदा होता है, क्योंकि ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास मौजूद है। युद्ध के वक्त यहाँ नौसेना, मिसाइल और ड्रोन वगैरह की एक्टिविटीज बढ़ जाती है, जिससे कई समस्याओं के साथ साथ जहाजों पर हमले का भी खतरा पैदा हो जाता है। पहला असर, जहाजों की आवाजाही कम हो जाती है। कई कंपनियां सुरक्षा कारणों से जहाज भेजने से बचती हैं। दूसरा असर यह है कि इस रास्ते से बचने के लिए यूरोप और अमेरिका जाने वाले जहाजों को अफ्रीका के दक्षिण से होकर के लंबा और घुमावदार रास्ता लेना पड़ता है, जो इसे महंगा और टाइम टेकिंग बना देता है। इससे समय और ईंधन की लागत कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा असर है, गैस की सप्लाई धीमी पड़ जाती है और तमाम आलम की यानी कि दुनिया की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित होती है। भारत जैसे देशों पर इसका सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत की एलपीजी का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से खरीदता है और उन जहाजों को भी इसी रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो गैस देरी से पहुंचती है, आयात कम हो जाता है, बाजार में कमी महसूस होने लगती है और इसका सीधा असर आपकी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगता है। अब असल पेच यहीं फंसता है,
क्योंकि खाड़ी देशों जैसे कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से निकलने वाली एलपीजी गैस जहाजों में भर करके दुनिया भर के देशों तक पहुंचती है। और जैसा कि हमने बताया कि इन जहाजों को लगभग हमेशा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से गुजरना पड़ता है और इस लड़ाई की वजह से कई जहाजों की आवाजाही रुक गई और सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है, क्योंकि मिसाइल हमले का खतरा, समुद्री बारूदी सुरंगें, ड्रोन और युद्धपोत ऐसी कई वजह हैं जिनके चलते कई जहाज उस रास्ते से जाने से मना कर देते हैं। इसके अलावा जहाज़ों का बीमा बहुत महंगा होता है। बीमा कंपनियां भी युद्ध क्षेत्र में जहाज भेजने से इनकार कर देती हैं, क्योंकि ऐसे जहाज़ों का बीमा अलग देशों की इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा किया जाता है, जो बहुत महंगा होता है। तो ऐसे में अगर एक मालवाहक जहाज लड़ाई के चलते डूब जाता है तो इसका असर न सिर्फ सप्लाई चेन प्रभावित होने और जहाज मालिक पर पड़ेगा, बल्कि उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा जिस देश की कंपनी ने उसका बीमा किया है। अब अगर हम बात करें कि जब हम गैस का चूल्हा जलाते हैं तो हमें सिर्फ एक छोटी सी नीली लौ दिखाई देती है, लेकिन जो अब तक हमने आपको बताया उससे शायद आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि उस लौ के पीछे छुपी है एक वैज्ञानिक खोज, 100 साल की तकनीकी यात्रा और पूरी दुनिया की ऊर्जा राजनीति। एक सिलेंडर जो धरती की गहराइयों से निकली गैस को कैद करता है और हर घर की रसोई में जिंदगी की आग बन करके जलता है। लेकिन इस कहानी की असल और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि रसोई की यह नीली आग दुनिया की राजनीति से कभी अलग नहीं रही। अब देखना यह होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि ये युद्ध कब तक चलता है और किसके खाते में जाता है। हालांकि जीत किसी की भी हो, लेकिन असल में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये एक हार की तरह है, क्योंकि आज के वक्त में जब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, एआई का दौर है, तो अब किसी वैश्विक युद्ध के लिए पहले की तरह हथियारबंद होकर दुनिया भर के देशों का इकट्ठा होकर मैदान में उतरना जरूरी नहीं है। क्योंकि आज जब किन्हीं दो देशों में युद्ध या तनाव की सिचुएशन होती है तो उसका सीधा असर दुनिया के कोने कोने तक साफ दिखाई देता है, क्योंकि हर देश अपनी किसी न किसी ज़रूरत के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड रहता है और ख़ास करके मिडिल ईस्ट देशों को उनके तेल और ऊर्जा भंडार इस मामले में बेहद खास बना देते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने भी अपने तेल रिफाइनरियों को आदेश दिया है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी उत्पादन करें, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को थोड़ा कम कमी का सामना करना पड़े। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।